जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा मोल कॉन्सेप्ट। और ये टॉपिक इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त टॉपिक है, हर कहीं से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई 11th और 12th हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। नीट और जेई में इसके क्वेश्चन भरपूर तरीके से पूछे जाते हैं, हर साल इसके एक दो क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट इसके साथ साथ ये टॉपिक इतना जबरदस्त है, जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा पूरी फिजिकल केमिस्ट्री आपको ऊपर से जाती हुई लगेगी। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है इस टॉपिक को समझना। अब ये टॉपिक क्या है और उसके अंदर क्या क्या पढ़ना होता है हमें, वो समझते हैं। आइए चलिए समझते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस टॉपिक में। तो सबसे पहले भी बात हमें जो पढ़नी है इसके अंदर, वो हम पढ़ना है एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास। जितने भी मासेस के बारे में बात करेंगे इस टॉपिक में हम कर लेंगे। एटॉमिक मास हो, फॉर्मूला मास हो, मोलुलर मास, सारे मास के बारे में इधर बात हम कर लेंगे, ठीक है। दूसरी बात यहां पे जो पढ़नी होती है हमें, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स जब कैलकुलेट करेंगे तो इसी में हम नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये सब भी हम कैलकुलेट करना सीख लेंगे, ठीक है। थर्ड हमें जो समझना होता है इस टॉपिक के अंदर, वो समझना हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये भी हमें इसी टॉपिक में समझना है। देन इसके बाद हमें समझना होता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हम बात करेंगे मोल्स के अंदर जो टर्म्स हम कैलकुलेट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन के, उसके बारे में बात करेंगे यहां पे हम, ठीक है। और इसका जो लास्ट टॉपिक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त टॉपिक है, वो है हमारा मोल टू भी बोलते हैं इसको काफी जगह, या फिर इसी को क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। बेटा अगर ये समझ में आ गया इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, तो हमें समझ लो कि मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मोल टू बोलते हैं इसको वैसे तो, ठीक है। तो ये सब हमें समझना है कि इसके अंदर मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, तो इसको ही हम 1 by 1 जो है बेटा समझते चलेंगे, ठीक है। बिल्कुल मन लगा के समझना है, चीजें नोट करते रहनी है, कॉपी खोल के बैठना बेटा, सिर्फ सुनोगे समझ में नहीं आएगा। कॉपी खोल के बैठो, चीजें लिखते रहो धीरे धीरे, उससे सब चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक, ठीक है। एटॉमिक मास समझना है मुझे, एटॉमिक मास। देखो वैसे तो आप बोलोगे सर हमने एटॉमिक मास तो 9th क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो सर आप क्या नया पढ़ाओगे? बेटा पढ़ते तो आ रहे हो, लेकिन कुछ चीजें होता है ना पता हो आपको, तो वो चीजें समझ लोगे तो अच्छी बात है, अगर पता है तो और भी अच्छी बात है। देखो अगर मैं किसी एटम की बात करूं, पहले तो नाम समझो। एटॉमिक मास का मतलब क्या है? मास ऑफ एटम। अरे तो समझ में आ रहा होगा सबको, बोल तो दो यार, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा सबको, मास ऑफ एटम है। अब एटम के स्ट्रक्चर बनाओ तो एटम के अंदर क्या होता है बेटा, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है मेरे, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, ये बात भी पता है तुम्हें, 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो बेटा ये समझो, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन है और क्या है, प्रोटॉन है, और बाकी सारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मुझे मास निकालना है एटम का, मैं क्या बोल रहा हूं, मास निकालना है मुझे, मास ऑफ एटम अगर बताना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, जितने भी मास इलेक्ट्रॉन का वो सारा ऐड कर दो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, प्लस मास ऑफ प्रोटॉन ऐड कर दो, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन ऐड कर दो। अरे ये तो करना पड़ेगा किसी भी एटम का मास निकालना है तो। अब लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, और मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली सेम ही होते हैं, उसको हम लेते हैं 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। तो बेटा जी आप यहां पे देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास से बहुत ही क्या है, कम दिखाई दे रहा होगा। अरे यार कमाल की बात है, समझ में आ रहा होगा ये बात तो, कि इसका मास कम है इसका मास ज्यादा है। अरे नहीं आया क्या, बताओ तो यार, ये तो आ गया होगा समझ में कि इसका मास कम है इसका मास ज्यादा है। अगर इसका मास बेटा ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 1850 टाइम्स जो है ज्यादा है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बेटा ये वैल्यू यार ये मैंने रफ लिख दी एकदम, ठीक है।
मैं कह रहा हूं इतना अप्रोक्सीमेटली क्या है, ये कम है, तो मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं इसकी कंपेरिजन में। यानी कि मैं क्या बोलूंगा, जब भी मास ऑफ एटम निकालूंगा इलेक्ट्रॉन का मास क्या कर दूंगा बेटा मैं, नेग्लेक्ट। तो किसका मास आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन का मास क्या करना है मुझे, ऐड कर देना है। अब टोटल मास ऑफ प्रोटॉन और टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा बेटा बताओ। अगर मैं बोलूं मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, एक प्रोटॉन का मास इनटू इट्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, अरे बोल तो दो यार, प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ वन प्रोटॉन, बोलो। अब लेकिन ये मास भी मास ऑफ प्रोटॉन है, ये मास ही मास ऑफ प्रोटॉन है, तो क्या करते हैं इसको स्मॉल m कर लेते हैं, ठीक है बेटा। समझने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। अब एक मास ऑफ न्यूट्रॉन और एक मास ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास एक न्यूट्रॉन का मास, बेटा ये हमें ध्यान रखना है कि इनकी वैल्यू जो हम लेते हैं 1 U ले लेते हैं, एक यूनिट मास को क्या बोलते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो बेटा यहां से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि 1 से 1 कॉमन ले लिया, इनटू 1 यूनिट। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, मास ऑफ एटम आ जाएगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं बेटा, मास नंबर ऑफ एटम क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, फिर बाद में क्या लगाते हैं, जोड़ के यू लगा देते हैं या फिर AMU लगा देते हैं। बताओ समझ में आएंगे बातें वाली, अरे बोल तो यार आ गई होगी तो समझ में, सिंपल सी बात है। चलो ये बात हो गई। अब एक तो एटम दिखा दो आपको, जैसे हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम में एक क्या है बेटा, प्रोटॉन है और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का मास है तो कोई मतलब ही नहीं, तो मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन बोल तो दो बेटा, एक एटम का सिर्फ 1 आ जाएगा, 1 U। वैसे अगर मास ऑफ हीलियम की बात करेंगे तो मास ऑफ हीलियम, बताओ हीलियम के अंदर क्या क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, अरे यार बोल दो समझ में आ रही होगी बात ये वाली, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मास हटा दो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर जोड़ दो, कितना आ गया 4 U। बताओ समझ में आ रही है बात वाली। इस तरह से बेटा जी हमें क्या करना है, सबके मास हमें क्या कर लेने हैं, कैलकुलेट। तो इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको यहां से। तो ये सब करने के बाद हमें क्या समझ में आ चुका है, एटॉमिक मास क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब लेकिन हर किसी में एक कहानी नहीं करनी हमें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जोड़ते रहेंगे, अरे खाली थोड़ी ना बैठे यार, यही काम करते रहेंगे क्या। अब क्या करना है, कुछ मास हमें एटम के याद रख लेने हैं, ठीक है। अब मैं जो मास लिख रहा हूं वो याद कर लेंगे, बाकी सबकी जरूरत नहीं है, ठीक। तो बेटा ये देख रहे हो तुम सब लोग, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना लेना है, 1 लेना है, हीलियम का 4, लिथियम का 7, वैसे एग्जैक्ट 7 नहीं होता है, फ्रैक्शन में होता है, ठीक है ना, आइसोटोप की वजह से। बेरिलियम का 9, बोरोन का 11, एग्जैक्ट 10.8 होता है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। इस तरह सारे एलिमेंट के मैंने जो मेजरली यूज होंगे हमारे इस चैप्टर में, उसके मैंने क्या लिख दिया बेटा, एटॉमिक मास लिख दिए। अब देखो बेटा करना क्या है, हमें ये समझना है कि इन सब के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मासेस है, एटॉमिक मास हमें लर्न कर लेना है। अब क्वेश्चन राइज ये होता है बेटा, अगर मुझे पता है कि एटॉमिक मास या मास नंबर इसे तुम बोलते हो, वो मेरा फ्रैक्शन में कैसे आ रहा है मुझे ये समझना है, ठीक है। क्यों आ रहा है फ्रैक्शन में ये भी समझना है, कैसे आ रहा है ये भी समझना है। अब देखो पहला क्वेश्चन ये कि फ्रैक्शन में आने समय प्रॉब्लम क्या है बेटा। अभी मैंने बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अगर जोड़ देंगे तो मास नंबर आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि सर ये बताइए कि 35.5 कैसे आ गया, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर न्यूट्रॉन तो फ्रैक्शन में होंगे नहीं भाई, फ्रैक्शन में थोड़ी हो जाएगा, छोटी सी क्वांटिटी है, फ्रैक्शन में कैसे हो जाएगी, कमाल की बात है ना। अरे बोल तो दो यार, देखो अब 35.5 आ गया, चलो जी 35.5 है इसका। अब ये क्यों आया, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आया एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। भाई साइंटिस्टों ने बोला ये जो मास है इसका एक्चुअल मास नहीं है, ये इसका कौन सा मास है, एवरेज एटॉमिक मास है बेटा। कौन सा मास है बोल दो, एवरेज एटॉमिक मास है ये इसका। अब अगर एवरेज एटॉमिक मास है तो बेटा समझने वाली बात क्या है कि एवरेज एटॉमिक मास तभी तो निकलेगा जब डिफरेंट डिफरेंट मासेस अवेलेबल होंगे। अब नया क्वेश्चन राइज हो गया भाई, नए नए मास अवेलेबल होने का मतलब क्या है।
अब नए नए मास अवेलेबल होने का मतलब ये है बेटा, तुम्हें याद करो, तुमने छोटी क्लास में कभी डेफिनेशन पढ़ी होगी आइसोटोप की। आइसोटोप क्या होते थे? एलिमेंट्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। अरे याद आया नहीं आया? अरे यार बोल दो तो इतना समझ में आ रहा होगा। अब अगर आपको एवरेज एटॉमिक मास समझना है तो पहले आपको आइसोटोप समझने पड़ेंगे। अरे आइसोटोप तो समझ में आते होंगे ना, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। तो बेटा क्लोरीन के दो आइसोटोप जो है नेचर में प्रेजेंट होते हैं, एक का मास होता है 35 और दूसरे का मास होता है 37। बोल दो यार। तो दो एटॉमिक मास वाले आइसोटोप इसके क्या है? प्रेजेंट है नेचर में। अब इसका जो अमाउंट नेचर में प्रेजेंट है वो है 75% और इसका अमाउंट है 25%। बोलो भाई समझ में आई नहीं बातें वाली? अरे आ गया होगा समझ में, बताओ। अब देखो करना हमें क्या है, अगर ये दोनों 50-50% होते, क्या होते बेटा? 50-50%। अगर 50-50% होते तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी भाई, बिल्कुल भी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि दोनों अगर 50-50 होते तो एवरेज कैसे निकालते? दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते। अरे बताओ, सिंपल सी बात है, तो सिंपल मैथ लगानी है। 35 37 दोनों को जोड़ दे, 2 से डिवाइड कर देते, कितना आया था? 36। लेकिन वैल्यू क्या आई? 35.5। इसका मतलब सिंपल एडिशन करके डिवाइड बाय 2 नहीं करना है, कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा हमें। अब चेंज क्या करना है बेटा? बोल दो। अब क्या करना है? इन परसेंटेज को भी कंसीडर करना पड़ेगा। अगर कंसीडर नहीं किया तो इसका भाई खाद कर इस्तेमाल कर रहा है। अगर ये परसेंटेज काम की ही नहीं हो तो उसका यूज ही क्यों करते? अरे बता दो। 35.5 आया है तो सिंपल तो आया नहीं रहा। 35 प्लस 37 डिवाइड बाय 2 कर देते, उससे तो नंबर आ नहीं रहा 35.5। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं परसेंटेज का भी क्या होना है बेटा? यूज होना है। अब यूज कैसे होगा? तो फॉर्मूला लिख लो। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है बेटा समेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट आइसोटोप इनटू उनके परसेंटेज अबेंडेंस लिख देना, डिवाइड बाई 100 भी कर देना। अरे आया क्या समझ में? बताओ। ये फॉर्मूला इसके अंदर लगा देना है। अब इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे अभी समझ लेते हैं बेटा। देखो कैसे करेंगे। देखो अब क्या करना है, मुझे फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला यूज कैसे करेंगे? देखो यहां पे एक बार एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100। एटॉमिक मास बोलो 35 क्लोरीन का। अरे आया, ये लिखा तो यार एटॉमिक मास यार। एटॉमिक नंबर तो 17 ही होगा दोनों का। बोल दो भाई। अब देखो 35 इंटू परसेंटेज बोलो इसकी 75 प्लस इसकी मास बोलो 37 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व कर लोगे? बोलो भाई कर लोगे इसको सॉल्व? इसको सॉल्व करोगे तो बेटा कितना ऑब्टेन होगा? 35.5। यू मेरा आंसर आ जाएगा। तो बेटा इस तरीके से क्या करा है हमने? क्लोरीन का जो है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास हमने कैलकुलेट करा है, जो कि बेटा एक्चुअल एटॉमिक मास नहीं है इसका, वो जो है इसका एवरेज एटॉमिक मास है। कौन सा मास लिया बेटा हमने? एवरेज एटॉमिक मास। अब देखो क्वेश्चनराइज ये होता है कि सर आपने एवरेज एटॉमिक मास लिया क्यों? अब वो भी समझ लेते हैं भाई। मान लो किसी एक्सपेरिमेंट में मैंने HCl का काम किया है, ठीक है ना, HCl का यूज किया है। अब HCl का यूज किया और मुझसे बोला गया भाई उस कैलकुलेशन में बताओ, उस एक्सपेरिमेंट की कैलकुलेशन में इसका मास कितना होगा। अब इसका मास जब लेंगे तो बेटा कितना लेंगे? अब हमें तो पता नहीं HCl के अंदर कौन सा वाला आइसोटोप प्रेजेंट है। 35 Cl वाला है, 37 Cl वाला है। तो भाई ऐसा तो हम कर नहीं सकते कुछ HCl का मास इसके अकॉर्डिंग रख दिया, कुछ HCl का मास इसके अकॉर्डिंग रख दिया। 35 प्लस 1 36 रख दिया, फिर 37 प्लस 1 38 रख दिया। ऐसा तो कर नहीं सकते। तो बेटा प्रॉब्लम यही आ जाती है। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया है कि मैं एक एवरेज निकाल देता हूं। एवरेज निकालने के बाद कितने भी पढ़े मुझे उससे मतलब नहीं है, मैंने तो एवरेज निकाल दी है कि एवरेज भैया एबंडेंस ये है नेचर के अंदर 35 वाले की एबंडेंस 75% है, 37 वाले की 25% है। तो मैं इसमें भी क्या मान लूंगा? वही परसेंटेज इसमें भी बेटा कंसीडर कर ली जाएगी। बोलो समझ में आ गई होगी बात वाली? अब अगर मैंने इसमें भी वही परसेंटेज कंसीडर कर ली तो क्या होगा? अब होगा ये कि इसके अंदर में मास जो रखूंगा कितना रखूंगा? 35.5, क्योंकि कहां से आया मास बेटा? अभी एवरेज निकाल के दिखाया मैंने। 35.5 किसका मास आ गया? Cl का। और H का कितना होता है बेटा? 1। तो टोटल मास कितना आ जाएगा? 35.5 प्लस 1 इक्वल टू
36.5 आ जाएगा। तो बेटा इस तरीके से क्या कर लेंगे, हम कैलकुलेशन कर लेंगे किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर। समझ में आ गया होगा बेटा, बिल्कुल समझ में आ गया, बताओ। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन कराता हूं, उसको करने की कोशिश करना खुद ही एक बार, ठीक है बेटा। अब की बात क्या किया था हमने, मैंने आपको बताया परसेंटेज दे रखी थी दोनों आइसोटोप की, और आपसे क्या पूछा था बताओ, एवरेज पूछा था। अगर मैं उल्टा कर दूं, क्या कर दूं मैं, अब की बार क्वेश्चन को पलट दे तो क्या होगा, वो समझने वाली बात है। देखो बेटा एक बार क्वेश्चन में बोला गया बोरोन के दो आइसोटोप है, एक तो बेटा 10 है और एक 11 है, ठीक है बेटा। दोनों के मास कितने हैं, अलग अलग, 10 और 11। एटॉमिक नंबर सेम होंगे, बोल दो यार, अरे आइसोटोप है ना, तो एटॉमिक नंबर तो क्या होंगे, सेम ही होंगे। अब बोला गया कि इसकी परसेंटेज मुझे पता नहीं, इसकी भी परसेंटेज पता नहीं, लेकिन एवरेज एटॉमिक मास बेटा ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। कितना दे रखा है, ये दे रखा है 10.8 U। बताओ क्वेश्चन कैसा लगा, हो जाएगा क्वेश्चन, बताओ, अरे बोलो तो सही। चलो एक बार ट्राई करो, अपनी ईमानदारी से एक बार ट्राई करो क्वेश्चन को, ठीक है। अपनी ईमानदारी से ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, अगर नहीं होगा तो मैं सोल्यूशन करवा रहा हूं इसका। बेटा देखो इसकी परसेंटेज मान लेंगे x%, इसकी मान लेंगे 100 माइनस x%। अरे बोल दो यार, इसकी x% और इसकी 100 माइनस x%। तो एवरेज एटॉमिक मास जो फॉर्मूला लगाते हैं क्या होता है बेटा, इसकी परसेंटेज इंटू इसका एटॉमिक मास x इंटू 11 प्लस 100 माइनस x इंटू 10 डिवाइड बाई 100। बोल दो बेटा, इसकी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1080 इक्वल टू 11x प्लस इसकी से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 1000 माइनस 10x। 10x से 11x कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, बोल तो दो। अरे यहां पर क्या आ जाएगा मेरा, x प्लस 1000 बच जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से बताओ, x की वैल्यू आ गई यहां से 80। अरे आ रही होगी यार, 1000 को यहां ले जाओगे, 1080 को माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगी 80। तो यानी कि 80% कौन सा आ गया बेटा मेरा, 11 वाला। 11 वाला कितना आ गया 80%, तो 80 माइनस 20 यानी कितना आ जाएगा ये 80, 100 माइनस 80 इक्वल टू 20% आ जाएगा मेरा ये वाला। अरे बोल तो दो यार। अब देखो अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला आ जाता है तो क्या इतनी लंबी करनी कहानी करने की जरूरत है, कब है, अगर है तो कब है। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मुझे सिंपल सी बात ये समझनी है कि एक का 11 और एक का 10 है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन दो समझो एक बार, एक का 11 और एक का 10 है, और मैंने बोला कि जो एवरेज है वो 10.8 आ रहा है। तो एवरेज किसके पास आ रही है, 10 के पास है 11 के पास। अरे बोलो यार, एवरेज किसके पास है 11 के पास। 11 वाले के पास आ रही है, इसका मतलब क्या है, 11 वाले की परसेंटेज बेटा ज्यादा होगी और 10 वाले की परसेंटेज बेटा कम होगी। तो ये बात हमें यहां समझनी है। डायरेक्ट अगर समझने मन हो तो समझ सकते हैं, अगर लेकिन ऐसे ऑप्शन काफी सारे दे रखे हैं तो उनमें हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा एक ही ऑप्शन तो बेटा उस पर टिक करके आगे चले जाएंगे। बोलो समझ में आई नहीं बात वाली, अरे आ गई होगी बात समझ में अब तो। बेटा अब देखो मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास समझना है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बेटा, सम ऑफ द मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन सबके मास को क्या कर देना बेटा, ऐड कर देना है। और ऐड करते क्या होगा, फिर जो भी मास हमें ऑब्टेन होगा वही क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। देखो बेटा यहाँ पे जैसे H2O के अंदर निकालना है तो कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का मास कौन होता है बेटा, ऑक्सीजन का मास 16, तो कितना आ जाएगा 18 U या फिर 18 AMU आ जाएगा। बोलो H2SO4 का निकाल लोगे इस तरह से, 2 into 1 प्लस सल्फर का मास 32 प्लस ऑक्सीजन का मास 60 into 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 98 U आ जाएगा। बोलो इस तरह निकालोगे ना यार। तो होमवर्क देख लो, छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेना। C6H12O6 ग्लूकोज का निकालना है, C12H22O11 इसे बेटा सुक्रोज बोलते हैं, कैन शुगर, इसका भी निकाल लेना, ठीक है। H2S2O7 ओलियम बोलते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है एक बार, ओलियम का फॉर्मूला बताओ।
ठीक है, इसका निकाल लेना, ठीक है। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, इसका भी निकाल लेना, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो है कर लेना, घर में बैठ के हो जाएंगे, सबके एटॉमिक मास लिखवा रखे। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए सम ऑफ द मास ऑफ आयंस इन आयनिक कंपाउंड, अगर बेटा आयनिक कंपाउंड में वो चीज पूछी जा रही है तो क्या वो बोलेंगे उसको फॉर्मूला मास, और वही चीज अगर कोवलेंट कंपाउंड में पूछी जा रही है तो मॉलिक्यूलर मास। जैसे एग्जांपल देखो, आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं बेटा, जो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बने हो। एक ही एक्सेप्शन केस होता है इसका, एक्सेप्ट कौन सा है, अमोनियम क्लोराइड, ये आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। एक्सेप्शन बेटा देखो और भी हो सकते हैं, वैसे जनरल एक्सेप्शन यही होता है, ठीक है ना। वैसे तो और भी बन सकते हो, अमोनियम के जितने भी सॉल्ट बनेंगे वो आयनिक ही होंगे, ठीक है। तो NaCl और KCl इस टाइप के जो कंपाउंड है, इनमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूला मास बोलेंगे, करना कुछ नहीं है। देखो आयंस कब बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से। अब आपको भी बताया था इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है भाई, इलेक्ट्रॉन तो ऐड हो या लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोल दो भाई, समझ में आ गया होगा। तो इलेक्ट्रॉन के मास ऐड होने से या लॉस होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब जो एटम का मास होगा वही किसका मास होगा, आयन का भी मास होगा। तो अगर मैं NaCl के फॉर्मूला मास की बात करूं तो 23 प्लस 35.5 कितना आ जाएगा, 58.5। इस तरह से क्या आ जाएगा बेटा, NaCl का फॉर्मूला मास आ जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट आयनिक कंपाउंड लेके उनके फॉर्मूला मास निकाल लेना, बहुत सिंपल चीज है एकदम, कर लोगे, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है भाई। तो ये चीज जो है हम निपटा लेंगे, ठीक है। KCl का कर लोगे, KCl में क्या करना है, 39 प्लस 35.5 करना है, जो भी वैल्यू आएगी यू लगा दोगे उसके आगे, तो ये क्वेश्चन तुम कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से जितना भी एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर मास है, फॉर्मूला मास है, सारा हमने कवर कर लिया है, ठीक है बेटा। एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये है कि जितने भी एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास का मेजरमेंट है वो यू या फिर AMU में होगा। आई होप आपको सबको समझ में आ गया हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल के ऊपर चर्चा करेंगे। उसको सीखने के लिए ये चीज बहुत जरूरी थी, इसलिए हमने इसको डिटेल में डिस्कस हमने कर लिया है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, वो हम सीखेंगे।